हेलो दोस्तों, हमने जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास शुरू किया था उसका हम आदिकाल कर चुके हैं। आदिकाल के हम 56 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 57वां क्वेश्चन करेंगे। 57वां क्वेश्चन है हमारा, उक्ति व्यक्ति यह है। क्या है यह? व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी रचना है व्याकरण ग्रंथ? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसकी व्याख्या हम कल देख चुके हैं। यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर वो देख लेना। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं, कौन सी शैलियाँ हैं? डिंगल और पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। वीर रस की जो रचना है वे किस शैली में लिखी गई है? डिंगल शैली में। और तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना किस में लिखी गई है? पिंगल शैली में। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हुआ। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका, क्योंकि इसकी कर्कश शब्दावली के कारण इसका अधिक विकास नहीं हुआ। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उनका ब्रज भाषा में विलयन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुत राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की और अवधि मध्यकाल की भाषा है। अवधि किस काल की भाषा है? मध्यकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल और पिंगल भाषा में। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा, डॉक्टर ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा है? चारण काल। ये हमें याद रखना चाहिए कि ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? चारण काल। इस काल में राज आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यदि प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आदिकाल के जो कवि थे वे राजाओं के आश्रय पर ही पलते थे और उनके राजमहल में ही रहते थे, इसीलिए वे उनकी ही अधिक से अधिक पढ़ाई करने की कोशिश करते थे, इसीलिए हम उसे राज आश्रित भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को 12 रचनाओं का उल्लेख किया है जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके प्रमुख हैं विजयपाल रासो, ये किसके द्वारा लिखी गई है? नल सिंह कृत। हमीर रासो सारंगधर कृत। खुमान रासो दलपति विजय कृत। बिसलदेव रासो नरपति नाल्या कृत। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत। परमाल रासो जगनीत कृत। ये रचनाएं इन कवियों के द्वारा लिखी गई हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें श्रहप्पा, सबरपा, लुइपा, विरूपा, डोमिप्पा, कणप्पा, कुकुरिप्पा आदि सिद्ध कवि हैं। सिद्धों के जो नाम के पीछे पा शब्द जुड़ता था, ये इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों का प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ गेरड़ संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्ष कल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाहट्टा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई गई है। जैन साहित्य के जो कवि इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? सारंगधर।
और कौन कौन है? विरूपा, कणप्पा और कुक्कुरिप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था, क्योंकि वे राजाओं के आश्रय में रहते थे। वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? हमने देखा है कि वे आश्रयदाताओं को अतिरंजनपूर्ण वर्णन करते थे। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण उनमें था। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन वे करते थे। कृष्ण लीला का प्रतिपादन किसमें मिलता है? भक्ति काल में। इसीलिए जो इन्होंने नहीं कहा है तो हमारा आंसर हो गया कृष्ण लीला का प्रतिपादन वे नहीं करते थे, क्योंकि ये भक्ति काल का वर्णन भक्ति काल में होता। वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनपूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण और युद्धों का संजीव और गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है ग्रियर्सन ने? चारण काल। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। नोट है, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिसे अन्य चारण काल कहा गया है। उत्तर प्रदेश में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी इसका आंसर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली का। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी अब हम व्याख्या देख लेते हैं। बीसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, तय इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। यह प्रेम और श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्य ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्तिकाल में प्रेम आख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाली 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलती है। ये श्रृंगार देख लीजिए ना कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा शुद्धि वाले पोर्शन में भी आ सकता है। बीसलदेव रासों के रचयिता हैं नरपति नाल्य हैं। बीसलदेव रासों के रचयिता कौन थे? नरपति नाल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ एक प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य है? बीसलदेव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बीसलदेव रासो। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चले गए थे? उड़ीसा। कहाँ चले गए थे? उड़ीसा। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीसलदेव रासों में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके वियोग विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? जगनिक की परमाल रासो को। जगनिक की परमाल रासो को किस नाम से भी जाना जाता है? आल्हा खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है।
1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिसे आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया है और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? कौन सा काव्य प्रचलित है? परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन थे? जगनिक। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? अब हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जगनिक। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? परमाल रासो में। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? आल्हा खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो के कवि का क्या नाम है? जगनिक। 12 बरिस लई कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन की धिक्कार किस विधा की रचना है? आल है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। आप जानते हैं कि हमारे पेपर में पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जीवन प्रौढ़ रूप मिलता है, उतना अनंतर दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णन की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। और किस कवि को माना है? चंद्रबरदाई को प्रथम स्थान दिया है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। कितने प्रकरण प्रसिद्ध हैं? 4। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। नागरिक प्रचारणी का कहाँ पर थी? काशी में। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। किसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर में है? पृथ्वीराज रासो की। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रीति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु अब बोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है। अब हमारा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो का सबसे छोटा संस्करण कौन सा है? चौथा, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय एवं युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा सट भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद भाषा, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रबरदाई।
पृथ्वीराज चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान किस कवि की रचना है? चंद बरदाई की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। विशलदेव रासो किसकी रचना थी? नरपति नाल्य की। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? 20 नर थे। पृथ्वीराज रासो किसकी थी? चंद्र बरदाई की। परमाल रासो किसकी थी? जगनिक की। खुमान रासो दलपति विजय की। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर बी। खुमान रासो के रचयिता कौन थे? दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकाल में क्या नहीं है? जैन साहित्य है। जैन साहित्य आदिकाल में है। सिद्ध साहित्य भी है और नाथ साहित्य भी। सिख साहित्य आदिकाल में नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया सी। हिंदी साहित्य के आदिकाल संवत 1050 से 1375 किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल नाम के रूप में नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। यदि हमें इसे ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो इसमें से 57 माइनस कर लेना। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? भगतमाल वीर गाथा काल की रचना नहीं है। संदेश रासक वीर गाथा काल की रचना है। जयमयंक, जस चंद्रिका, आल्यखंड ये वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। नाबादास भक्ति काल के कवि नहीं हैं, क्योंकि भगतमाल किसकी रचना? नाबादास की। इसकी रचना भगतमाल है। प्रियादास की भगतमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्यों में वर्णित है। भगतमाल में तुलसीदास जी की भगत को भगतमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमयंक, जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? नाबादास। नाबादास किस काल का है? भक्ति काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति पदावली। पदावली आदिकाल की रचना जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार के परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक और बर्मर गीत भक्ति काल की रचना है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रस कौन सा था? वीर रस। वीर रस इसका प्रमुख रस था, इसीलिए इसका नाम वीर काल भी रखा गया है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राज आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 14। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में मिलती हैं। विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में? संस्कृत और अवहट में। कीर्तिलता और कीर्तिपताका उनकी अवहट रचनाएं हैं।
कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? अवध में। इनकी तीसरी रचना पदावली है जिसमें भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। अब हमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विद्यापति की कौन सी रचना अब तक प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्ति पताका। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता क्या है? प्रबंध काव्य। इनकी भाषा अवध है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। विद्यापति को यश किस रचना से मिला था? पदावली से। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी विभाग सार, वर्ष कृत्य और गयापतन। गोरक्ष विजय इनकी प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की रचना 14 है, लेकिन इनकी 3 रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? मैथिली में। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कौन सी नहीं हुई है? कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिल भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिक श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति की रचनाओं में नायक और नायिका कौन है? राधा और कृष्ण। देसिल बयाना सब जन मिटा, यह पंक्ति, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? किसने कही है? विद्यापति ने। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है जिसका अर्थ है कि अपना देश या अपनी भाषा सबसे मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। विद्यापति का पूरा नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? कौन है? विद्यापति। अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति को। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कणहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोमिप्पा, कुक्रिप्पा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया है उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणक्करनाथ, भर्तृहरि, जलंधरीपाव आदि प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? गोपीचंद का, क्योंकि अभी हमने देखा कि यह किसमें था? नाथ साहित्य में। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे था? सिद्ध साहित्य से। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आदिनाथ को किसका अवतार माना जाता था? शंकर का। इस संप्रदाय में 9 नाथ, नौरक्षनाथ, जवालेंद्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, ये इतने सारे नाम तो याद रखने पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ पंथ को चलाने का श्रेय मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। प्रारंभकर्ता कौन थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ।
नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है का अर्थ है सूर्य। ये हमें पर्यायवाची में भी पूछे जा सकते हैं। है का क्या अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। ये हम पर्यायवाची के लिए भी याद रख सकते हैं। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही अष्ट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तांत्रिक सिद्धों का मूलधार लोकतांत्रिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे पंच महाभूतों के समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया में से मन की उत्पत्ति मानने में बजाय चित्त को ही भव और निवारण का बीज मानकर चिंत कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों और उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वे उलट कर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमी लोकायतनवादी हो गए थे। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन था। मन आदि रूप से निर्मल और सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्पा निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा और उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधि चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अर्धता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल से आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग ही महामुद्रा के समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र। शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या। सिद्ध कवि, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या सांध्या कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये था। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? सरहप्पा। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों एवं दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह गलत है। भक्ति काल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।